वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर, मैं हूं आपकी होस्ट लैबस उमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का नॉवल कल्बी मोहब्बत की किस्त नंबर 34 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। आपने कहा था मैं नुमान को खुद में उलझाए रखूं। आप इस नीचजात लड़की का बंदोबस्त कर देंगे, मगर 1 माह गुजर जाने के बावजूद आपने कुछ नहीं किया। वो आग बगोला होकर फ़ोन पर चीखी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था नुमान का उसे इग्नोर करके पब्लिक प्लेस में अकेला छोड़कर जाना, वो भी सिर्फ इस रुखसार नामी लड़की की खातिर। वो कोई आम लड़की नहीं थी और ना ही बन सकती थी। नुमान वलीद ने सोच भी कैसे लिया कि वो इसे रिजेक्ट कर सकता है, वो भी एक दो कौड़ी की नीच औरत की खातिर जो उसके नज़दीक उसकी मुलाजिमा से बदतर थी। कहाँ वो अरबपति बाप की इकलौती बेटी जिसके मुंह से ख्वाहिश निकलते ही पूरी हो, और कहाँ वो मामूली वहशिया। बस नहीं चल रहा था। जो आग सीने में लगी है उससे रुखसार को उसके 6 साला बेटे के साथ जलाकर खाक कर दे। पहले नुमान मुंह को आ रहा था क्या ये कम जिल्लत थी जो अब अलिशवा भी आन पहुंची। इसका खुद पर चीखना शदीद नागवार गुजरा, मगर वक्त की नज़ाकत को समझते अपने गुस्से पर बमुश्किल काबू कर दांत पीसते हुए तहम्मुल से बोले, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ सब्र रखो लड़की। इस काम के लिए थोड़ा वक्त दरकार है। फिर तुम खुद भी कौन सा इसे अपने मोहब्बत के जाल में फांस सकी। बड़े दावे कर रही थी तुम के सिर्फ चंद दिन दूँ तुम्हें और तुम नुमान के दिलो दिमाग से इस लड़की को निकाल फेंकोगी। 1 माह बीत गया, वो तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रह रहा है, घूम फिर रहा है, मगर तुम उसके दिल पर काबिज ना आ सकी। उसकी 6 साल पुरानी बीवी की मोहब्बत से जीत ना सकी। वलीद साहब ने पलटवार में भिगो कर जूता मारा तो अलिशवा बेड से 2-2 फिट उछली। वलीद साहब ने गोया उसके तन बदन में सरता पाँव आग सुलगा दी थी। आपके बेटे की पसंद अगर इतनी गिरी हुई है तो इसमें मेरा क्या कसूर। फ़िलहाल इस रुखसार का कुछ करें और नहीं कर सकते तो ये मामला मेरे हवाले कर दें, मैं खुद देख लूँगी। वो आखिरी जुमला खासी भरम से बोली और कहते ही कॉल इनके मुंह पर काट दी, जिस पर वलीद साहब जज्बस होकर सेल कान से हटाकर भरमी से स्क्रीन देखने लगे। दूध के दांत झड़े नहीं और मुझे घुरा रही है, कम अकल लड़की। ये सब नुमान की गलती है। अपने सेल को ज़मीन पर ज़ोर से मारते गुस्से से धाड़े। अगले ही लम्हे फूले फूले सांस लेते हुए अभी सोफे पर बैठने ही लगे थे कि दरवाज़ा खुला और इनकी वाइफ कमरे में इंटर हुई। वो पार्टी से लौटी थी कि लड़खड़ाते हुए इनका पाँव सोफे से टकराया। नशे में धुत इस औरत को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हालत तो ये थी कि कमरे के दरवाजे तक भी उनका गार्ड छोड़ कर गया। कहाँ थी तुम? कुछ खबर भी है अपने बेटे की कि क्या गुल खिलाता फिर रहा है? अभी वो गिरने ही लगी थी कि वलीद साहब ने उनकी कलाई थामकर गिरने से बचाया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेट गई। उनकी हालत देख वलीद साहब गुस्से से आग बगूला होकर उन्हें खा जाने वाली निगाह से घूरते हुए पूछने लगे, ओ प्लीज़ वलीद, मुझे अभी सोने दो, मैं बहुत थकी हुई आई हूँ। वो हर बार की तरह लापरवाह लहजे में बोली। वो इन औरतों में से थी जिन्हें दुनिया के लिए भलाई का काम करना था, यतीमों के लिए वेलफेयर चलाना था, बूढ़ों के लिए ओल्ड हाउस बनवाने थे। दुनिया जहाँ की फ़िक्र थी उन्हें, अगर नहीं थी तो सिर्फ अपने शौहर और बेटे की नहीं थी। आए दिन उनकी तस्वीर किसी सोशल वर्क के सबब अखबार में आती। वो औरतों के हक़ के लिए आवाज़ उठाया करती थी, मगर चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है। तो उनका हाल भी कुछ ऐसा ही था। उनका भाई एहतशाम इब्रार बहुत बड़ा माफिया का सरदार था। नशा आवर अशिया व इंसानी स्मगलिंग, खास तौर पर कम उम्र लड़कियों की, उसका पुराना पेशा था। कहीं गैर कानूनी धंधे उसकी सरपरस्ती में पूरे मुल्क में चल रहे थे। इसी के बलबूते पर उन्होंने सियासत में कदम रखा था और वलीद साहब से शादी की। एहतशाम के खौफ के सबब वलीद साहब इन्हें कुछ कहने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। एहतशाम इब्रार मौत का दूसरा नाम समझा जाता था। उसकी अदालत में उसी के फैसले चलते थे, गोया के अंधेर नगरी चौपट राज। कोई उसके फैसले के खिलाफ जाने की सही भी करे तो उसकी सज़ा सिर्फ मौत होती। नहायत पत्थर दिल शख्स था वो, मगर उसके बावजूद अपनी बहन और भतीजे पर जान निछावर करता था। उसकी वाहिद कमज़ोरी सिर्फ उसकी बहन थी। सोती रहो तुम, वो दांत पीसते हुए कहकर तेज कदम लेते कमरे से बाहर निकल गए। अगला सीन, वो इस्लामाबाद से कराची सिर्फ उन्हें देखने आया था। अजीब कशिश थी इस औरत में जो सुकून नहीं लगने देती थी दिल को। नहीं समझ पाता था अपने जज्बात को जो बेकाबू हो जाते इसका एक दीदार करने की तड़प में। वो गाड़ी से टेक लगाए ऊपर की जानिब फायजा की खिड़की को तक रहा था। न जाने कितनी देर से खड़ा था वो और न जाने कितनी ही देर और खड़े रहने वाला था। अरे जुबैर, अचानक पीछे से खनकती आवाज़ कानों की समाज से टकराई। वो हैरत से पीछे मुड़ा था। आप इतनी सुबह कहाँ से आ रही हैं? फ़ायज़ा को देखते ही दिल को जैसे सुकून सा आ गया था। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखर आई। वो फ़ौरन ही उसकी जानिब कदम बढ़ाते हुए तेज़ी से इस्तफ़सार करने लगा। पार्क में वॉक करने गई थी। तुम सुनाओ, कहाँ गायब हो गए अचानक? उनके पूछते ही मुकाबिल के चेहरे की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। तो आपको एहसास था मेरी गैर मौजूदगी का?
उसके मुस्कुराकर कहते ही फ़ायज़ा नासमझी से मुस्कुरा दी। वो दरअसल मेरी झेलम में एक दोस्त थे। उसकी बेटी की जॉब कराची में लगी थी, तो अकेले भेजने से डर रही थी वो। फिर इसने मुझसे राब्ता किया। अब इसकी बेटी मेरे साथ रह रही है। उसकी माँ चाहती है कि मैं कराची के ही किसी अच्छे लड़के से उसका रिश्ता करवा दूँ, इसलिए तुम्हें याद कर रही थी। उनके याद करने की वजह सुनते ही उस बेचारे नौजवान का मुँह लटक गया था। चलो आओ, तुम्हें अच्छी सी चाय बनवा कर पिलवाऊँ, वरना फिर शिकवा करोगे कि चाय नहीं पूछती मैं तुमसे। चलो। उन्होंने बेतकल्लुफ़ अंदाज में हाथ थाम कर खींचना शुरू किया। ज़ुबैर उनके हाथ थामने पर अपने पूरे जिस्म में एक नया जज्बा बेदार होता पा रहा था। पूरे रास्ते वो सिर्फ उनका हाथ अपने हाथ में देख मुस्कुराता रहा। वो कोई 16 साल का कम उम्र लड़का नहीं था जिसे पहली बार क्रश हुआ हो किसी लड़की पर, मगर उसके बावजूद वो खुद को इस लम्हे 16 साल का लड़का ही पा रहा था जिसके पेट में गुदगुदी सी मची हुई थी। ये नया एहसास बहुत प्यारा सा लगा दिल को। वो खींचते हुए अपने अपार्टमेंट में ले आई थी। सना, ज़रा चाय तो बना कर लाना। वो अंदर की जानिब आवाज़ लगाकर उसे लाउंज के सोफ़े पर बिठाने लगी। बहुत प्यारी व सुघड़ बच्ची है। बाप का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। माँ ने बड़ी मेहनत से पाला है। तुम्हारी और इसकी उम्र में 19-20 का ही फ़र्क होगा। देखने में भी बड़ी खूबसूरत है, तुम्हें अच्छी लगेगी। वो इसके बराबर में बैठकर खूब सना की तारीफ़ें करने लगी। आप कब से रिश्ते कराने वाली आंटी बन गई? उनकी सारी तारीफ़ें खामोशी व तहम्मुल से सुनने के बाद निहायत सपाट लहजे में इस्तफ़सार किया। इसका चुभता हुआ लहजा महसूस करने के बावजूद भी वो आदतन मुस्कुराते हुए बोली, क्या बुराई है रिश्ता कराने में भला? तो पहले अपना करें ना। दबी दबी गुर्राहट के साथ चेहरे पर मुस्कान सजाए जताते हुए कहा। अपना, वो भी इस उम्र में? क्या पागल वागल हो गए हो मेरी भतीजी की तरह? मारे हैरत के वो फ़ौरन ही एहतजाजन बोल उठी। इसमें पागल होने की क्या बात है? आप औरत नहीं है क्या? आपका कोई अरमान नहीं, ख्वाहिश नहीं क्या? आपकी जिस्मानी ज़रूरियात नहीं क्या? ज़िंदगी भर यूं ही तन्हा रहने का इरादा है? अचानक ही ज़ुबैर आंखों में आंखें डाल संजीदगी से पूछने लगा। उसके अचानक यूं सवालात करने पर वो एक लम्हे के लिए लाजवाब हुई। इन दोनों की आंखें मिली। अभी वो दोनों एक दूसरे को पलक झपकाए बगैर देख ही रहे थे कि चाय, सना आवाज़ लगाते हुए वहाँ चाय लेकर आन पहुंची। ज़ुबैर ने एक निगाह बेदिली से ट्रे सामने टेबल पर सजाती लड़की पर डाली। वो मोहतरमा फ़ायज़ा की तारीफ़ों के मुकाबले दिखने में ज़्यादा खूबसूरत थी। यकीनन उसकी जगह कोई और होता तो उसे देखने के बाद वो मोहतरमा फ़ायज़ा की तारीफ़ों के मुकाबले दिखने में ज़्यादा खूबसूरत थी। यकीनन इसकी जगह कोई और होता तो उसे देखने के बाद बेदिली का मुज़ाहिरा ना कर पाता, मगर इस नौजवान ने तवज्जो ना दी। देता भी कैसे, दिल तो पहले ही अटका हुआ था। सना, ये है ज़ुबैर, और ज़ुबैर ये है सना। वो दोनों का एक दूसरे से तारुफ़ कराने लगी। सना उसे देख रस्मी तौर पर मुस्कुरा दी, जबकि मुकाबिल ने संजीदगी चेहरे पर सजाए फ़क्त अस्बात में सर हिलाया। सना ये बॉडीगार्ड की जॉब करता है, बहुत प्यारा और सुलझे हुए ज़हन का मालिक है, दूसरों के काम आने में हमेशा पहल करता है। वो रिश्ता कराने वाली आंटियों की तरह बैठकर अब ज़ुबैर की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। जब मैं इतना ही अच्छा हूँ तो आप नज़रे करम क्यों नहीं करती? अपनी हद से ज़्यादा तारीफ़ें सुन वो बेसाख्ता ही पूछ उठा। करी तो है, तभी तो अपनी सहेली की बेटी तुमसे मिलवा रही हूँ। वो सादगी से मुस्कुराते हुए बोली। इस लम्हे सना ने ज़ुबैर की आंखों में शिकवा उभरता महसूस किया। वो समझ न सकी क्या मोहतरमा फ़ायज़ा वाकई नहीं समझ पाई ज़ुबैर की बात का मफ़हूम, या वो दानिस्ता तौर पर नासमझी का मुज़ाहरा कर रही थी। वो उदासी से मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। कहाँ, चाय तो पी लो। सना बहुत अच्छी चाय बनाती है, वो तेज़ी से बोली। बनाती होगी, मगर मुझे किसी और के हाथ की पसंद है। अगर वो बनाती तो यकीनन मैं पी कर जाता। शुक्रिया, वो नरोटेपन से कहता बाहर निकल गया। इसके लहजे से झलकती खफगी मुकाबिल ने महसूस कर ली थी। वो अलग बात है मुकम्मल नज़रअंदाज कर गई। शायद वो आपको पसंद करता है यानी? सना ने चाय ट्रे समेत टेबल से उठाते लचकदार अंदाज में कहा। क्या बोल रही हो, कुछ खबर भी है? बेवकूफ़ों वाली बातें ना करो, बच्चा है मेरे आगे का, कम से कम 7-8 साल छोटा होगा मुझसे। वो बरहमी से बोलती हुई उठ खड़ी हुई। तो क्या हुआ? अगर उसे आप पसंद है और आपको वो, तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। सना, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी दी है, ना कि तुम्हें मेरी। अब ज़्यादा अनम ना बनो। वो कम थी क्या जो तुम भी शुरू हो गई? खासा बिगड़ते हुए कहकर वो तेज़ी से वहाँ से चली गई। सना ने महसूस किया वो भाग रही हैं अपने जज्बात से। अगला सीन। आँख खुली तो खुद को उसके कुशादा सीने से लगा पाया। 1-2 सानियों के लिए वो इसकी महक को करीब से महसूस कर हल्का सा मुस्कुराई, मगर अगले ही लम्हे जहन ने काम किया और वो झटके से उठकर बैठी। वो पुरसुकून नींद सो रहा था। इस कदर पुरसुकून के गुमान हुआ जिसे न जाने कितनी रातों का जागा हुआ हो।
फिर निगाह अपने हाथों की कलाइयों पर गई जिनमें गजरे सजे थे, जिन्हें देख वो चौंकी। अब वो सफ़ेद गजरे मुरझा से गए थे, लेकिन अहमियत के हामिल वो पहले से ज़्यादा लगे। वजह, क्योंकि उस संगदिल ने एतराफ़ किया है कि प्राइवेट लम्हों में सिर्फ वो होती है। रुखसार का तो तसव्वुर भी नहीं होता। वो नहीं जानती क्यों, मगर गजरे अब अच्छे लग रहे थे। चेहरे पर खुदी मुस्कुराहट बिखरी, मगर अगले ही पल उसकी आंखों के आगे माजी की तल्ख यादें फिल्म की तरह चलने लगीं। वो चीखे, वो जनूनी गिरफ्त, वो सफ़ेद चादर, वो टूटा लैंप, वो खुदकुशी की कोशिश। औरत की फितरत है, वो कुछ नहीं भूलती। दरगुजर कर देती है मगर भूलती नहीं है। वो भी भूल नहीं सकती थी अपने साथ हुई ज़्यादती को। आंखों में सुर्खी उमड़ आई। बेदिली से वो गजरे उतारकर फर्श पर फेंकती हुई वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। फ्रेश होकर वापस आई तो वो वजीहा नौजवान अब भी पुरसुकून नींद सोता नजर आया। कितना सोएगा ये, वो जलकुकड़े अंदाज में कहती हुई बाहर चली गई थी अर्शमान को नाश्ता और दवाई पिलाने। उसके जाते ही नुमान की आंख खुली। वो मुस्कुराते हुए उठा था अपने बिस्तर पर, खास तौर पर इस नर्म व मुलायम वजूद को अपनी बाहों के हिसार में भरकर। सोने से नींद बड़ी मीठी आई थी उसे। जैसे ही फ्रेश होने के लिए बेड से उतरा, नज़र फर्श पर पड़े गजरों पर गई, जिन्हें देख चेहरे पर बिखरी इत्मीनानी अगले ही पल गायब हुई। एक वक्त में वो पूरी दुनिया फतह कर सकता हूँ, मगर इस लड़की के जहन में क्या चलता है ये नहीं समझ सकता। पहले गजरे इसलिए हाथ में पकड़ा कर गई कि रुखसार को गुमान करके उसे दिए थे मैंने। अब जब सब क्लियर कर दिया तो फिर भी फेंक गई। हद है, उसकी भी ठीक ठाक तब गई थी इन गजरों को ज़मीन बोझ देख। तैयार होकर कमरे से निकला तो अनम अर्शमान को साथ नाश्ता करते देख मज़ीद तब चढ़ी। क्या इसे पता नहीं कि मैं मौजूद हूँ घर में? क्या थोड़ा इंतज़ार नहीं कर सकती थी मेरा? वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ चेयर खिसका कर नाश्ते की टेबल पर बैठा। मैम, अब आपकी तबीयत कैसी है? अलमास ने फ़िक्रमंद लहजे में अनम को देख इस्तफसार किया तो वो उलझी। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? रात को डॉक्टर आया था ना आपको देखने? मुझे देखने? अनम को कुछ भी याद नहीं था सिवाय इस बात के कि नुमान उसे प्रेशराइज कर रहा था रात को, ये मानने पर कि वो डायरी उसकी है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो नुमान की बातों का असल मफहूम अपने खौफ के सबब समझ ही ना सकी। तुम्हें वाकई याद नहीं या ड्रामा कर रही हो? नुमान तिरछी निगाहों से देखते हुए तफ्तीशी अंदाज में पूछने लगा। कल रात कितनी कोशिश की उसने कि जान सके आखिर दिल में चल क्या रहा है इस लड़की के, मगर वो दुश्मने जहाँ मैं ना मानूं बनी रही, हत्ता कि बेहोश हो गई। इसके लिए नुमान ने फ़ौरन ही डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर उसे जहनी सुकून का इंजेक्शन लगाकर कुछ दवाइयाँ लिख कर चला गया था। डॉक्टर के मुताबिक अनम जहनी दवाओं के सबब बेहोश हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या बहुत मुश्किल है ये मानना कि आपको आपके शौहर से मोहब्बत है, वो भी उस शौहर से जो आपको एतमाद दिला रहा है कि उसकी ज़िंदगी की वाहिद औरत हो तुम। क्यों वो लड़की अपनी पहली मोहब्बत का इकरार करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं? उससे कोई अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। फिर वो कैसे भूल गई? वो उसे बीवी वाली इज्जत दे रहा था, उसे मान दे रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है, उसके बच्चे को बाप का प्यार दे रहा है, हर फ़र्ज़ तो निभा रहा है वो। फिर वो क्या चीज़ है जो अब तक उनके रिश्ते में खिंचाव का सबब बनी हुई है? जो जैसा होता है दूसरों को वैसा ही समझता है। ये ड्रामेबाजियाँ तुम जैसे लोग करते हैं। मुकाबिल के जुमले अनम को खासा नागवार गुजरे। उसने तड़ाक सा जवाब देकर मुंह फेर लिया। नुमान भी फिर कहाँ चुप रहने वाला था। अर्शमान उलझी निगाह से अपने वालिदैन को लड़ता हुआ देखने लगा। वो नन्हा बच्चा समझ नहीं पाता था क्यों उसके वालिदैन हमेशा लड़ता रहते हैं। दोनों ही अपनी बहस में इतने मशगूल थे कि इन्होंने अर्शमान को अपनी आंखें मीचते देखा ही नहीं। उसका नन्हा मुन्ना सा दिल बहुत दुखा, यहाँ तक कि उसे तकलीफ़ होने लगी। पहले उसकी माँ 6 साल तक उससे दूर रही, फिर बाप अचानक 1 माह के लिए गायब हो गया। दोनों मिलते हैं तो सिवाय लड़ाई झगड़े और मुंह फुलाने के कुछ नहीं करते। क्या ऐसी होती है एक हैप्पी फैमिली? यही सोचते सोचते उसने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा और आंखें और ज़ोर से मींच ली। उसका दम घुट रहा था। अर्शमान, क्या हुआ? अनम व नुमान दोनों ही अपनी बहस में मगन थे। वो अलमास थी जिसने अर्शमान को आंखें मीचता देखा। उसके फ़िक्रमंद होकर कहते ही नुमान और अनम के कान खड़े हुए। क्या हुआ? अलमास उस पर झुककर पूछ रही थी। अर्शमान, क्या हुआ बेटा? नुमान तेज़ी से आया था। जान जो निकली थी इसकी। डैड, अर्शमान के बहुत दर्द हो रहा है। उस नन्हे शहज़ादे ने बमुश्किल ये जुमला अदा किया जिस पर अनम की जान हवा हुई थी। सिवाय इस नन्हे शहज़ादे के ज़िंदगी में बचा क्या था उसके पास? वो डर गई, इस कदर डर गई कि अपनी जगह से हिल तक न सकी। तुमने दवाई वक्त पर नहीं पिलाई क्या? नुमान ने आग बगोला होकर अलमास को देखकर पूछा, जिस पर वो नज़र झुका गई, क्योंकि अर्शमान की सारी दवाइयों और डॉक्टर को चेकअप कराने की जिम्मेदारी अनम ने ले ली थी। इन मोहतरमा से तो कुछ बोलना ही बेकार है। अनम की जानिब देख इसने खासा चुपते हुए लहजे में कहा। इसका जुमला डायरेक्ट दिल पर जाकर लगा था। क्या मतलब था इसकी बात का? अगर वो बाप था तो वो भी तो माँ थी अर्शिमान की। वो सोच भी कैसे सकता है कि अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह नहीं निभाई होंगी उसने? डैड, अर्शमान गहरे सांस लेते हुए, अभी ठीक हो जाएगा बस।
बस अभी चैम डैड है ना, डैड आपको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। उसे गोद में उठाकर सीने से लगाकर दिलासा देते हुए वो बाहर की जानिब दौड़ा। अलमास उसके साथ ही चली गई, जबकि अनम खौफ की कैफियत से दो चार नम आंखें वो लरसता हुआ वजूद लिए उन्हें जाता हुआ देखती रही। आप ठीक है मैम? रूबी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर फिक्रमंद लहजे में पूछा। नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाती हुई खड़े होकर उसके सीने से लगकर रोने लगी। अर्शिमान को कुछ हो गया तो वो मर जाएगी, अब नहीं जी सकती अपने बेटे के बगैर। उसका बेटा उसकी कुल कायनात था। कुछ नहीं होगा अर्शु बाबा को, आप खुदा से दुआ करें, माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है, हौसला करें। अगर आप यूँ कमज़ोर पड़ जाएंगी तो अर्शिमान और व नुमान सर को कौन संभालेगा? उन्होंने उसे बहुत हौसला दिया जिसकी उसे उस वक्त सख्त ज़रूरत थी। जायनमाज़ बिछाकर वो फूट फूट कर रोते हुए अपने बेटे की सेहतयाबी की दुआएं करने लगी। या मेरे खुदा, तो मुझे मुझसे बेहतर जानता है। तू जानता है मैं कितनी अजियत में हूँ। तुझे खबर है मैं किसी परेशानी से दो चार होकर तेरी बारगाह में मदद की पुकार लगाने आई हूँ। तू ना सुनेगा तो कौन सुनेगा? मेरा तो तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा तो वाहिद सहारा ही तू है। मैंने तो अर्शिमान को पैदा होते ही झूले में डलवा दिया था। वो तू है जिसने मुझे मेरी औलाद से वापस मिलाया, मेरी सोई हुई ममता जगाई। अब जब मेरी ममता जाग उठी है तो मेरी गोश्त सुनी ना होने देना, मैं मर जाऊँगी। तू तू तो जानता है ना, रूबी आंटी कह रही थी कि माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है। या मेरे खुदा मुझे मेरा बेटा सही सलामत वापस लौटा दे, मुझे मेरी ज़िंदगी लौटा दे, मुझे मेरा अर्शिमान लौटा दे। वो बच्चों की तरह बलक बलक कर दुआएं मांग रही थी। उसने कब सोचा था कि वो बच्चा जिसे वो नुमान का हराम फैल करार देकर झूले में डलवा रही है, उसके लिए खुद रो रो कर खुदा से दुआ मांगेगी एक दिन। दिल अर्शिमान में ही अटका हुआ था उसका। बड़ी हिम्मत जमा कर अलमास को कॉल की। थोड़ी देर बेल रिंग होने के बाद कॉल रिसीव हुई। दूसरी जानिब वो रंजो गम व खौफ के मारे पागल हुए जा रहा था। उबैद, क्या हुआ है? अचानक इसे दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर अर्शिमान का चेकअप करके बाहर आया तो नुमान फ़ौरन ही फिक्रमंद व परेशान लहजे में पूछने लगा, पहले तो तुम रिलैक्स हो। वो नुमान का चेहरा सफ़ेद पड़ता देख इसे पुरसुकून करने की सही करने लगा। लेकिन उसकी जान अटकी थी अर्शिमान में, वो कहाँ पुरसुकून हो सकता था। मेरी छोड़ो, अर्शिमान का बताओ, वो बेसब्री से बोला। हम इसे वेंट पर डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो इसकी जान को ख़तरा है। सर्जन बाहर गए हुए हैं, हमने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। कंसल्ट करके और ये फॉर्म साइन कर दो। इसने आहिस्तगी व तहम्मुल से जुमले अदा करते ही नुमान के होश उड़े। इसमें लिखा है कि आपकी इजाज़त से हम बच्चे को वेंट पर रख रहे हैं। अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो अस्पताल की इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार नहीं। डॉक्टर के साथ खड़ी नर्स ने तेज़ी से फॉर्म उसके आगे किया। मगर वो 7 साल का नहीं हुआ है अभी। वो रूहानसा लहजे में तेज़ी से एहतजाजन बोल उठा। वो हमेशा से अर्शिमान की सर्जरी का सोच कर ही खौफज़दा हो जाया करता था। कोई स्ट्रेस लिया है इसने, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत लेने देना इसे। जितना हो सके खुश रखना। इसकी 2 से ज़ायद दिल की शरियानें मुतासिर हैं, तुम जानते हो। उसके कहते ही नुमान के पाँव से जान निकलने लगी। उसने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की थी अर्शिमान को हमेशा खुश रखने की। सिर्फ इसकी खुशी की खातिर वो अनम को भी अपनी ज़िंदगी में ले आया। फिर ये सब कैसे हो गया? अल्लाह पर भरोसा रखो यार, तुम्हें पहले ही हर चीज़ से आगाह किया हुआ है मैंने, इसलिए हौसला रखो। मैं ओपन हार्ट सर्जरी की तैयारी करता हूँ। इसके जुमले एटम बॉम्ब की तरह उसके सर पर आ गिरे थे। इसके हाथ कँपकँपा रहे थे नर्स से फॉर्म लेते वक्त। फॉर्म आंखों में नमी उतरने के सबब धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें उल्टे हाथ से रगड़ी। पूरा फॉर्म खुद पढ़ा एक बार। इसका दिल डूबे जा रहा था। न जाने कितनी बड़ी बड़ी डील के पेपर साइन किए होंगे उसने, मगर हाथ न कँपकँपाए। आज इस फॉर्म पर साइन करते वक्त हाथ कँपकँपा रहे थे। अर्शिमान इस वक्त वेंटिलेटर पर था। नुमान उसे देख नहीं रहा था, मगर जानता था उसका बेटा इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है। ओपन हार्ट सर्जरी कम से कम 6 घंटे से तवील ऑपरेशन को सहना था उस नन्ही सी जान ने। ये सोचकर ही नुमान का दिल फटने लगा। अलमास ने थोड़ा फासले पर खड़े सारी बातें सुन ली थी। सर्जरी का सुनते ही वो भी रोने लगी। नुमान कुछ सानियों के लिए अपना सर पकड़े बैठ गया। इसी लम्हे अलमास का सेल रिंग हुआ। मैम की कॉल। अलमास ने स्क्रीन पर अनम मैम नाम चमकता देख हल्के से कहा, मुझे दो। नुमान के कानों से जैसे ही अलमास की आवाज़ टकराई वो फ़ौरन खड़े होकर सेल मांगने लगा। हेलो। अलमास दूसरी जानिब से आवाज़ आते ही वो फ़ौरन बोला। अलमास नहीं, नुमान। नुमान, अर्शिमान कैसा है अब? इसकी ज़ुकाम भरी आवाज़ मुकाबिल को बताने के लिए काफ़ी थी कि वो रोते हुए पूछ रही है। कब आओगे अस्पताल से इसे लेकर? पे दर पे सवाल किए। वो मुंतज़िर थी अपने बेटे की सही सलामत वापसी की। सर्जरी का कहा है, तुम यहाँ आ जाओ ड्राइवर के साथ। उसने बमुश्किल अपने आंसुओं पर ज़ब्त किया आहिस्तगी से जवाब दिया, जिसे सुनते ही अनम की जान निकली। क्या?
वो बेयकीनी से, तुम आ रही हो? मुझे और हमारे बेटे को बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। वो रूहानसा लहजे में पुरुमीदी से पूछने लगा। ये नहीं कहा कि सिर्फ अर्शमान को ज़रूरत है। पहले अपने जुमले में मुझे का लफ्ज़ अदा किया, जो मुकाबिल को उसकी अहमियत जताने के लिए काफ़ी था कि सिर्फ उसके बेटे को नहीं, आज उसके शौहर को भी उसकी ज़रूरत है। हाँ, आ रही हूँ, वो तेज़ी से रोते हुए बोली। अगला सीन, वो सर झुकाए अर्शमान के रूम में सामने सोफे पर एक ही हालत में काफ़ी देर से बैठा हुआ था। अलमास की निगाहें उसी पर टिकी थीं। मुंजमद होने के बावजूद भी बेचैन लग रहा था वो। अर्शु, इस नन्हे शहजादे की माँ दरवाजे से ही रोती और उसका नाम बड़े प्यार से पुकारती दाखिल हुई। मेरा बच्चा। नुमान ने निगाह उठाकर उसे देखा। वो डायरेक्ट अर्शमान के पास गई, जो वेंटिलेटर पर था। उसे देख वो फूट फूट कर रोने लगी। नुमान, मेरे अर्शु को उठाओ प्लीज़। वो इसे रोता देख फ़ौरन ही उठकर उस दुश्मन जहाँ को गुस्से लगाकर खड़ा हो गया। मर्द था ना वो, रो नहीं सकता था, वो अलग बात है। दिल अपने लखते जिगर की हालत देख खून के आंसू रो रहा था। अनम उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती रही। सब ठीक हो जाएगा। वो स्याह आंखों में सुर्ख डोरे सजाए उसकी कमर नरमी से सहलाते हुए दिलासा देने लगा। अलमास इन मियाँ बीवी को देख खामोशी से कमरे से बाहर निकलने लगी। इसी लम्हे सामने से एक औरत से टकराई। वो उसे नहीं जानती थी, मगर वो औरत अलमास को देख चौंक कर तेजी से पलट कर भागी। अलमास उसका चेहरा भी ठीक तरह ना देख सकी। ये औरत मुझे देखकर भागी क्यों? अलमास नासमझी से बड़बड़ाई। मैं क्यों कुछ ठीक नहीं कर पाता अनम? इस खूबरू नौजवान के अचानक किए सवाल पर अनम ने नज़र उठाकर देखा। उसकी आंखें और चेहरा मुकम्मल सुर्ख था। उसकी लहू रंग आंखें यकीनन उसके दर्द का पता दे रही थी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, न तुम्हें खुश रख पा रहा हूँ, न अपने बेटे को। मुझे ऐसा लगता है मेरा खुदा मुझसे नाराज़ है। मैंने उसकी बंदी के साथ इतनी ज़्यादती जो की, यकीनन ये इसी की सज़ा है। शायद तुम्हारी आह लग गई है मुझे। मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ खुशियाँ समेटने की अपने दामन में, मगर दामन भर कांटों से ही जाता है। वो सर झुकाए गमगीन बककर भरे लहजे में गोया हुआ। अनम ने उसके अनाबी होठों को लरसते और आंखों को आंसू बरसाते देखा। वो रो रहा था। हाँ, वाकई नुमान वलीद उसके सामने रो रहा था। वो इस बेबस लड़की के सामने रो रहा था जिसका ना बाप था ना भाई, जो उसकी इज्जत लूटने पर उससे लड़ते व जेल भिजवाते, ना बहन, ना माँ ना बहन, जो उसका गिरेबान पकड़कर सज़ा दिलवाते, न पैसा और दौलत व नाम, कुछ भी तो ना था बज़ाहिर इस लड़की के पास सिवाय खुदा के। वो काफ़ी था, बेशक वही काफ़ी था। बज़ाहिर एक मामूली लड़की थी वो, लेकिन उसके बावजूद नुमान के लिए वो कभी मामूली ना रही। मेरा बेटा मेरी जान है, इसे कुछ हो गया तो मुझे नहीं लगता मैं जी सकूँगा। इसलिए प्लीज़ अनम, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच कहता हूँ, तुम्हें तबाह करने के बाद मैं खुद भी कभी आबाद नहीं हो सका। मैं मानता हूँ मुझसे गुनाह हुआ, मुझे पहले अच्छी तरह छानबीन करनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। मैं इस वक्त अपने हवास खो बैठा था। सॉरी। इसने दोनों हाथ जोड़े तो अनम के दिल को कुछ हुआ। वो आज नशे में नहीं था, मुकम्मल होशो हवास में माफ़ी मांग रहा था। नुमान वलीद नदामत के आंसू लिए दोनों हाथ उसके आगे जोड़े, नज़रें झुकाए, रोते हुए माफ़ी मांग रहा था। उसके तो गुमान में भी कभी ना गुजरा था कि नुमान वलीद जैसा अमीरज़ादा, जिसे वो न्यूज़ में ठाठ से ज़िंदगी जीता देख कर कुड़ती थी, तड़पती थी, जलती थी, वो एक दिन यूं हाथ जोड़कर अपने गुनाह व ज़्यादती व जुल्म की इससे माफ़ी मांगेगा। वो शदीद खौफज़दा था, खौफ कि कहीं उसका किया उसकी औलाद के आगे ना आ जाए। बेफ़िक्र रहो, सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है अर्शमान, मेरा भी है। खुदा बहुत रहमानो